गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यूपीएससी ने अपनी प्रीलिम्स की डेट आगे बढ़ा दी है। प्रीलिम्स जो पहले 26 मई को शेड्यूल था, वो अब 16 जून को होने वाला है। तो हमें इंडिया ईयर बुक और साथ में अदर जो कोर्स सब्जेक्ट हैं और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उन्हें रिवाइज करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तो हमें उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हमने इंडिया ईयर बुक के 11 चैप्टर कवर कर लिए हैं, तो आज हम चैप्टर 12 कवर करेंगे और देखते हैं कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें प्रीलिम्स या मेंस के लिए काम आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चैप्टर 12 है श्रम, कौशल और रोजगार। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अति महत्वपूर्ण और सबसे पुराने मंत्रालयों में से एक है। सामान्यतः श्रमिकों के साथ साथ विशेष रूप से समाज के निर्धन, वंचित एवं उपेक्षित वर्गों के हितों की रक्षा कर उन्हें संरक्षण देना इस मंत्रालय का मुख्य उत्तरदायित्व है। इसके अलावा उच्च उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए स्वस्थ कार्य वातावरण तैयार करना तथा व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सेवाओं का विकास एवं समन्वय करना मंत्रालय का लक्ष्य है। ये कुछ इसके जो है वो फोकस एरियाज हैं। फिर इंपॉर्टेंट ये है योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे, इसे ध्यान से देखते हैं। तो भारत सरकार ने असंगठित कामगारों की वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू की। इस योजना के तहत पंजीकरण 2019 से शुरू हो गया, मतलब स्कीम 2019 की थी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो असंगठित कामगारों में ज्यादातर घर बैठे काम करने वाले, फेरी लगाने वाले, मध्याह्न भोजन बनाने वाले, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कचरा बीनने वाले, घरेलू नौकर, धोबी, रिक्शा खींचने वाले, भूमिहीन मजदूर, स्वलेखा कर्मी, खेती में काम करने वाले मजदूर, निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिक, बीड़ी मजदूर, हथकरघा कर्मी, चमड़ा कर्मी, श्रव दृश्य कर्मी तथा इसी तरह के अन्य व्यवसाय से जुड़े कामगार शामिल हैं। जिनकी मासिक आय कितनी होनी चाहिए? या तो 15,000 होनी चाहिए या उससे कम हो। ठीक है, और वो पीएमएसवाईएम के तहत इन शर्तों के साथ अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वे शर्तें क्या हैं कि 18 से 40 के बीच में आयु होनी चाहिए, नई पेंशन योजना के तहत ना आता हो, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का लाभार्थी ना हो तथा आयकर दाता ना हो। साथ ही यह योजना जो है वो स्वैच्छिक तथा योगदान आधारित पेंशन योजना है, जिसमें एक निर्धारित आयु सीमा तक लाभार्थी और केंद्र सरकार 50-50 के अनुपात में योजना के दिशा निर्देशों के मुताबिक योगदान करेंगे। जैसे यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु में योजना में प्रवेश करता है, तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 100 का योगदान करना होगा, प्रतिमाह 100 रुपए। और 100 रुपए की समान राशि का योगदान जो है वो केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, अब इसकी सदस्यता से मतलब क्या लाभ होंगे वो देख लेते हैं। तो सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। ठीक है, फिर इसमें यह है कि यदि मतलब प्रत्येक सदस्यता धारक को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह सुनिश्चित पेंशन मिलेंगी। अब पेंशन प्राप्ति के दौरान यदि सदस्यता धारक की मौत हो जाती है, तो लाभार्थी के पति पत्नी को लाभार्थी को मिल रही पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। मतलब जो पेंशन जिसके नाम पे बनी थी, अगर वो एक्सपायर कर जाता है, तो उसका जो नॉमिनी होगा, मतलब पति या पत्नी में जो भी होगा, उसे 50% पेंशन मिलेगी। ठीक है, पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी को ही मिलेगी, बच्चों में नहीं। फिर नियमित योगदान करते हुए किसी कारण से 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाए, मतलब 60 तक तो उसे पैसा देना है, अगर उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी पत्नी या पति को योजना में रहने का एवं निकासी प्रावधानों के तहत नियमित योगदान जारी रखते हुए योजना में बने रहने या उससे बाहर निकलने का विकल्प चुनने का अधिकार होगा। ठीक है, फिर लाभार्थी द्वारा योगदान की गई राशि उनके बचत खाते अथवा जनधन खाते से स्वतः पीएम खाते SYM खाते में जमा होती रहेगी, जो खाताधारी की योजना में प्रवेश के समय आयु के आधार पर 55 रुपए से 200 रुपए प्रतिमाह तक हो सकती है। खाताधारी को पीएमएसवाईएम से जुड़ने के समय से लेकर 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक लगातार योगदान करते रहना आवश्यक है। ठीक है, कंटिन्यूटी में पैसे जमा करना होगा। फिर राष्ट्रीय करियर सेवा देख लेते हैं। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय की प्रमुख जिम्मेदारी सामान्य रूप से श्रमिकों और समाज के गरीब वंचित वर्गों के लोगों के हितों की रक्षा करना है। यह मंत्रालय के तहत रोजगार महानिदेशालय डीजी 2015 में शुरू की गई राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। एनसीएस है क्या? ये एक वन स्टॉप समाधान है जो रोजगार और करियर से संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। यह कार्यक्रम, जिसमें उन्नत कंप्यूटिंग क्षेत्र भी शामिल है, निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, कोविड रिकवरी के दौरान रोजगार सृजन को बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा लाभ और रोजगार के नुकसान की भरपाई के साथ साथ नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी। यह योजना भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है, नोडल एजेंसी कौन है? ईपीएफओ। इसके तहत भारत सरकार 2 वर्ष की अवधि के लिए अंशदान मजदूरी का 12% और नियोक्ता का अंशदान मजदूरी का 12% दोनों के योगदान या केवल कर्मचारियों के हिस्से के आधार पर जमा कर रही है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं श्रम संहिता। तो सरकार ने 4 श्रम संहिताओं को 29 केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों को सरल, सम्मिलित और युक्त संगत बनाकर अधिसूचित किया। कौन कौन सी संहिताएं हैं? वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा काम करने की स्थिति संहिता 2020। इन संहिताओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
इसमें न्यूनतम मजदूरी और सभी श्रमिकों के वेतन समय पर भुगतान के लिए एक वैधानिक अधिकार बनाया गया है। फ्लोर वेज की वैधानिक अवधारणा पेश की गई है। छटनी किए गए प्रत्येक कर्मचारी के प्रशिक्षण के लिए एक री स्किलिंग फंड की स्थापना की गई है। इसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के 15 दिनों के वेतन के बराबर की राशि के योगदान से बनाया गया है। ठीक है। फिर यह छटनी मुआवजे के अतिरिक्त होगा, जो फंड होगा। फिर 45 दिनों के भीतर श्रमिकों के खाते में राशि जमा कर दी जाएगी और व्यवसाय सुगमता की सुविधा के लिए यह संहिता 300 से कम श्रमिकों वाले कारखानों, खदानों और बागानों को बंद करने तथा छटनी की अनुमति मांगने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को हटाती है। ठीक है। फिर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे के अनुसूचित जिलों, क्षेत्रों आदि की तुलना में 10 या इससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले सभी प्रतिष्ठानों तक पूरे भारत में विस्तारित किया गया है। मतलब जिस भी कंपनी में 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहां पर ये योजना लागू हो जाती है। ठीक है। फिर कर्मचारी राज्य बीमा निगम, तो बीमारी, प्रसूति सुविधाओं और रोजगार के दौरान चोटों के मामले में चिकित्सा देखभाल और नगद लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 बनाया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1952 से इस योजना को लागू कर रहा है, जिसका मुख्य क्षेत्र क्या है? स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य सेक्टर से रिलेट करती है बेसिकली ये। इसमें ज़्यादा कुछ जानने वाला था नहीं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल से कवर नहीं किया। फिर आगे देख लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान, तो कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की अनुसूची 1 में वर्णित ऐसे उद्योगों, संस्थानों जिनमें 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारी हों, में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन योजना और बीमा कोष का प्रावधान है। ठीक है। ईपीएफ ये है, आपने ईपीएफ सुना भी होगा, ये टर्म तो सुना सुना लग रहा होगा। फिर भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 और 3 अन्य योजनाओं का संचालन करती है। अब वो ये 3 योजनाएं कौन सी हैं? वो हैं कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना 1976। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे आता है ये बाल श्रम। ठीक है। तो बाल श्रम का अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 23-24 बेसिकली रिलेट करता है। ठीक है। संविधान में हमारे, तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी इस प्रतिबद्धता की सख्ती से पैरवी करते हैं। इसी अनुसार सरकार बाल श्रम के मुद्दे से निपटने के लिए एक मजबूत बहुआयामी नीति स्थापित कर रही है। इस नीति के तहत क्या है, ये बेसिकली या तो ऐसे में कोट कर सकते हैं या मेंस के पेपर में इसको कोट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो इस नीति के तहत बाल श्रम के जटिल मुद्दे को विस्तृत, समेकित और समग्र रूप से व्याख्यायित किया गया है। यह अधिनियम 2016 में बदला गया था। इसका संशोधित नाम बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 रखा गया था। संशोधित अधिनियम के तहत सभी पेशों एवं कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। रोजगार से जुड़ी आयु पर पाबंदी को 2009 के शिक्षा अधिकार अधिनियम के साथ मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ जोड़ दिया गया था। जोखिम भरे कार्यों या प्रक्रियाओं में किशोरों को लगाने पर पाबंदी और कानून का उल्लंघन करने वाले रोजगार प्रदाताओं के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। और अधिनियम के प्रावधानों को अमल में लाने का जिम्मा किसके अंतर्गत है? जिला न्यायाधीश, जिला अधिकारी नहीं, यहाँ पे जिला न्यायाधीश होगा। ठीक है। तो कर्तव्य जो है वो जिला न्यायाधीश के पास होगा। फिर बाल श्रम उन्मूलन से जुड़ी अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समझौता संख्या 138 और 182 को अंगीकार किया है। 138 में क्या है कि रोजगार से जुड़ने की आयु, अनिवार्य शिक्षा की आयु या 15 वर्ष, विकासशील देशों में छूट देकर 14 वर्ष से कम नहीं होगी। जबकि समझौता संख्या 182 में अन्य बातों के साथ 18 आयु वर्ग से कम के सभी व्यक्तियों के लिए सबसे खराब तरह के बाल श्रम स्थितियों के उन्मूलन एवं उस पर पाबंदी की सिफारिश है। ठीक है। ये सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। आगे देखते हैं। बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन और पुनर्वास, तो भारत सरकार बंधुआ मजदूरी के पूर्ण उन्मूलन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 1975 में एक अध्यादेश द्वारा पूरे देश में बंधुआ श्रम प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, जिसे बाद में बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम 1976 द्वारा बदल दिया गया था। कमजोर वर्ग के लोगों के आर्थिक और सामाजिक शोषण को रोकने के लिए इस अधिनियम में बंधुआ मजदूर व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। इसके तहत बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास की सीधी जिम्मेदारी संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की होती है। मतलब जहां यूटीज हैं, तो यूटी का जो प्रशासक होता है उसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। फिर योजना के अनुसार केंद्र सरकार 100% खर्च वहन करती है और राज्यों को बंधुआ मजदूरी के लिए नगद पुनर्वास सहायता, मूल्यांकन अध्ययन, सर्वेक्षण और जागरूकता अभियानों के लिए कोई योगदान करने की आवश्यकता नहीं है। साथ में इस योजना के तहत क्या होता है कि प्रत्येक राज्य द्वारा जिला स्तर पर कम से कम 10 लाख रुपए के स्थायी कोष के साथ बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष बनाया जाता है, जिसका उपयोग मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए किया जाता है। मुक्त कराए गए प्रत्येक बंधुआ मजदूर को 20,000 रुपए तक की तत्काल वित्तीय सहायता कॉर्पस फंड से संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता के अलावा और इन्हें क्या गैर नगद सहायता दी जाती है या किसके हकदार हैं? तो वो चीजें हैं आवास स्थल तथा कृषि भूमि का आवंटन, कम लागत वाली आवासीय इकाइयों का प्रावधान, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, सुअर पालन आदि सवेतन रोजगार, न्यूनतम मजदूरी आदि लागू करना, राज्य केंद्र सरकार की कोई अन्य कल्याणकारी योजना, इसके वे हकदार हैं। ठीक है। फिर देखते हैं मजदूरी एवं बोनस में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 लागू किया गया था।
इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में निर्धारित रोजगारों में श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, संशोधन, समीक्षा और उसे लागू करवाने के लिए सक्षम प्रशासक हैं। ठीक है, अपने अपने क्षेत्रों में। फिर किसी राज्य में जहां कर्मचारियों की संख्या 1000 या अधिक है, वहां उपयुक्त सरकारों को किसी भी रोजगार को अनुसूची में अधिसूचित करने और वहां कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरें तय करने का अधिकार दिया गया है। ये सारी चीजें इसमें दी हैं। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं श्रम ब्यूरो। तो श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। अब श्रम ब्यूरो क्या करता है कि रोजगार और मूल्य आंकड़ों का संग्रह करता है। साथ ही इसके अलावा कौन कौन से सूचकांक है ये देख लीजिए। औद्योगिक श्रमिक जैसे सीपीआई आईडब्ल्यू ये भी जारी करता है। फिर कृषि और ग्रामीण श्रमिकों यानी सीपीआई एएल आरएएल, मजदूरी दर सूचकांक, मजदूरी कमाई अनुपस्थिति, श्रम कारोबार, औद्योगिक संबंध आदि के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यह प्रशासनिक आंकड़े भी एकत्र करता है। फिर कौशल विकास देख लेते हैं। तो इसमें बस यही है कि रोजगार योग्य कौशल में प्रशिक्षित कार्यबल के माध्यम से विशेष सफलता हासिल कर सकता है भारत, इसलिए। फिर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय 2014 में अपनी स्थापना के बाद से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। पहले ये खेल और युवा मामले मंत्रालय के तहत था 2014 में। उसके बाद इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से अलग बना दिया गया। ठीक है, मतलब ये अब कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। तो 2015 में ये शुरू हुआ था और विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। इस मिशन का लक्ष्य क्या है कि उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले ढांचे के माध्यम से समायोजन करना एवं विविध पक्षी निर्णयों में तेजी लाना। और यह एक त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचे वाला मिशन है जिसमें सभी निकायों की निर्बाध गतिविधियों में नीति संबंधी निर्देश और परामर्श देना, समूची प्रगति की समीक्षा कर और निगरानी करना और मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन करना शामिल है। ठीक है, फिर कौशल विकास एवं उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति जो बनी थी वो 2015 में बनी थी। इस नीति का उद्देश्य था कि उच्च मानकों के साथ तीव्र गति से बड़े पैमाने पर कौशल द्वारा सशक्तिकरण का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और नवाचार आधारित उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान। तो एक सक्षम देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए इस मंत्रालय मतलब किसके कौशल विभाग मंत्रालय कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 2017 में प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना शुरू की गई थी। फिर आगे देख लेते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसका शुभारंभ 2015 में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में किया गया था ताकि लघु अवधि के निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर और इसमें कौशल प्रमाण प्राप्त करने के लिए युवाओं को मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके प्रोत्साहित करने के जरिए कौशल विकास को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, फिर देख लेते हैं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। तो यह मंत्रालय देश के हर जिले में आदर्श कौशल केंद्र की स्थापना के लिए सभी संसदीय क्षेत्रों की कवरेज को सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल केंद्र योजना लागू करता है। इसके उद्देश्य क्या है? ऋण संयोजन के माध्यम से वित्त पोषण प्रदान करके बाजार आधारित स्केलेबल व्यवसाय के निर्माण को उत्प्रेरित करना तथा इक्विटी और अनुदान, कौशल वाउचर कार्यक्रम लागू करना और राज्यों और एसएससी आदि के समन्वय में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्रों को बढ़ावा देना। फिर पीएम योजना 2.0। तो कौशल पारिस्थितिकी तंत्र से आने वाले प्रशिक्षुओं को आजीविका के विकल्पों में से एक के रूप में उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, फिर कौशल विकास निगम देख लेते हैं। तो यह जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत स्थापित एक सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्म है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? बड़े गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक संस्थानों के सृजन को उत्प्रेरित कर कौशल विकास को बढ़ाना है। एनएसडीसी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले उद्यमों, कंपनियों और संगठनों को राशि प्रदान कर कौशल विकास में एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे आ जाती है उड़ान योजना। तो जम्मू और कश्मीर के लिए बनी विशेष उद्योग पहल उड़ान योजना जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा लागू की जा रही है। मतलब मिनिस्ट्री जो है वो गृह मंत्रालय है और जो नोडल एजेंसी है वो एनसीडीसी है। यह कार्यक्रम उक्त केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न आर्थिक मुद्दों के समाधान की समग्र पहल का एक हिस्सा है तथा वहां के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार देने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य बड़े उद्योगपतियों को स्थानीय प्रतिभाओं से भी परिचित कराना है। तो इस चैप्टर में फिलहाल तो इतना ही है। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।